नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको एक हिंदी की बहुत मज़ेदार कहानी पढ़ाने वाले हैं, जो कि गोनू झा की कहानी है। आप बहुत सारे कहानियाँ सुने होंगे, लेकिन ये कहानी बहुत मज़ेदार है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको हिंदी पढ़ना लिखना तो सिखाऊंगा ही, साथ में आपको इस कहानी को सुनने में बहुत मज़े आने वाले हैं। देखिए कैसे। इस कहानी का नाम है दोस्तों नहले पर दहला। देखिए, नहले पर दहला। आप सुनते होंगे कि नहले पे दहला मार दिया। तो यहाँ पे इस कहानी में इससे क्या मतलब है, नहले पे दहला क्यों इसका हेडिंग है, और ये पूरे मतलब कि ठेठ देसी भाषा में कहानी है दोस्तों, जो हम लोग दिनों रात जो कहानियाँ सुनते हैं वैसे ही है, और ये रियल घटना है, सच्ची कहानी है। तो आइए दोस्तों, यहाँ से हम लोग एक एक शब्दों को पढ़ते हैं, और आप ध्यान देंगे शब्दों पे कि किन शब्दों को कैसे उच्चारण किया जा रहा है। बीच बीच में कठिन शब्दों को मैं लिखना भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है एक शाम। ये तालव्य श है दोस्तों। श तीन तरीके का होता है, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श। तो तालव्य श का उच्चारण तालु से होता है, मूर्धन्य श का उच्चारण मृधा से होता है, और दंत श का उच्चारण दांत से होता है, ठीक है। ये बात आप जानते होंगे, इसका मैं स्पेशल क्लास करा दिया हूँ। एक शाम गोनू, ना में बड़ी ऊ की मात्रा है, तो गोनू झा अपने तालाब के पास टहल रहे थे। एक शाम मतलब शाम को गोनू झा अपने तालाब के पास टहल रहे थे। मंद मंद बयार बह रही थी। देखिए, बयार जो शब्द यहाँ पे यूज किया है, ये ठेठ देसी भाषा है। बयार हम लोग हवा वायु बोलते हैं, ठीक ना। तो मंद बने धीरे धीरे हवाएं बह रही थी, बयार बह रही थी। गांव के घरों से धुआं उठने लगा था। गांव के जो घर थे वहाँ से धुआं उठने लगा था। पनिहारी ने कुओं से पानी लेकर अपने घरों की ओर जा रही थी। जो पनिहारने थी वो पानी लेकर अपने घर की ओर कुएं से जा रही थी। कभी कभी कुछ हलवाहे अपने हल और बैल के साथ खेतों से निकलकर पगडंडियों से गुजरते दिख पड़ते थे। शाम का समय था, सब लौट रहे थे खेतों से काम करके, ठीक ना। वो चीज़ लिख रहा है। देखिए, इस कहानी को पढ़ने के बाद आपके सामने एक दृश्य आएगा जो पूरे देसी दृश्य है, बहुत मज़ेदार है दोस्तों। तालाब के पास से जब वे गुजरते तो बैलों के गले में बंधी घुंघरुओं की पट्टी से मधुर ध्वनि, क्या पढ़ेंगे, ध्वनि आधा ध है, वह है, फिर न में छोटी की मात्रा है, ध्वनि निकलती, और पेड़ों के झुरमुट में बैठी चिड़ियों की चहचहाहट चहचहाहट, ठीक है, के साथ मिलकर एक संगीत मिश्रित शोर पैदा करती। शाम के समय में देखते हैं कि अजीब सा आवाज़ें निकलती हैं, पक्षियों का, छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों का, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। शाम का यह मंजर बहुत मन भावन था। शाम का जो समय था बहुत मन भावन था। उस समय मौसम भी बहुत मज़ेदार हो जाता है, नहीं गर्मी नहीं ठंडी, बीच का होता है। बहुत सुकून मिलता है पर्यावरण में घूमना फिरना, ठीक ना। गोनू झा शाम के इस सौंदर्य, क्या पढ़ेंगे इसको, सौंदर्य। देखिए, सौ खूब ध्यान से दोस्तों, आराम से हम लोग शब्दों को पढ़ेंगे सीखेंगे। सौंदर्य, सौ आधा न और द संयुक्त है तो न को तेजी में पढ़ेंगे। या के ऊपर रेफ की मात्रा है तो द के बाद र का उच्चारण करेंगे। सौंदर्य, क्या पढ़ेंगे, सौंदर्य को निहारते हुए कुछ गुनगुना रहे थे। सौंदर्य को निहारते हुए कुछ गुनगुना रहे थे। तभी दूर से आते युवराज को देखकर गोनू झा की तंद्रा भंग हुई। गोनू झा की तंद्रा जो थी वो भंग हुई। वे चकित से देख रहे थे कि महाराज का किशोर पुत्र उनकी तरफ
ही तेज तेज चलते हुए आ रहा था। महाराज का जो पुत्र था उनकी तरफ तेज तेज चलते हुए आ रहा था। गोनू झा के लिए यह अप्रत्याशित था कि महाराज का बेटा गांव की पगडंडियों से पांव पैदल चलता हुआ इस तालाब तक आए, मगर यह सच था। थोड़ी ही देर में राजा का बेटा उनके सामने खड़ा था। थोड़ी ही देर में देखे कि राजा का बेटा उनके सामने खड़ा था। गोनू झा ने उसकी ओर देखा। युवराज हाँफ सा रहा था। तेज चलने के कारण उसकी सांसें फूल गई थी। युवराज ने गोनू झा के पास पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया। जो युवराज था गोनू झा के पास पहुंचकर उनका नमस्कार किया। गोनू झा ने युवराज की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है युवराज, गांव की सैर के लिए निकले हो? क्या बात है युवराज, गांव की सैर के लिए निकले हो? युवराज ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा, पंडित जी, मुझे कोई सच सा लगने वाला ऐसा झूठ बताइए जिससे बड़ा कोई दूसरा झूठ नहीं हो। मुझे कुछ ऐसा झूठ बताइए जिससे बड़ा दूसरा कोई भी झूठ नहीं हो और सुनने पर लगे कि ये सही है। देखिए क्या होता है आगे। युवराज की बात सुनकर गोनू झा हतप्रभ है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हतप्रभ। त को तेजी में पढ़ेंगे, प में पदेन्द्र की मात्रा है और भ। हतप्रभ। इस प्रकार के वर्ड को मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा। रह गए। अरे ऐसा क्या है युवराज, अचानक आपको यह क्या सूझी कि एक झूठ की तलाश में गांव चले आए? गोनू झा ने पूछा। हालांकि गोनू झा समझ चुके थे कि जरूर कोई ऐसी घटना हो गई है, जरूर कुछ ऐसी घटना हो गई है जिसके चलते ये पूछ रहे हैं, जिससे युवराज परेशान है और खुद चलकर उनके पास आए हैं। जिससे युवराज परेशान है और खुद चलकर उनके पास आए हैं। युवराज ने उनकी ओर अनुनय भरी दृष्टि से देखा। दृष्टि देखिए, द में री की मात्रा है, आधा मूर्धन्य श और ये छोटी ई की मात्रा ट संयुक्त है। मैं स्टार्टिंग में ही श बताया हूँ, इसको दृष्टि पढ़ेंगे। दृष्टि से देखा और कहा, बस पंडित जी, मुझे आप कोई ऐसा झूठ बताइए जिसकी कोई काट नहीं हो। मुझे आप कुछ ऐसा झूठ बताइए जिसके कोई काट नहीं हो। गोनू झा ने युवराज की बेकली भांप ली और उसका कंधा थपथपाते हुए बोले, युवराज, आपको झूठ सुनना है तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन यदि आप मुझे बता दें कि आप यह झूठ क्यों सुनना चाहते हैं तो शायद मैं आपके लिए ज़्यादा अनुकूल झूठ बता पाऊँ। मुझे जानकारी हो जाएगी कि आप क्यों सुनना चाहते हैं तो उसी के अनुकूल मैं झूठ बता दूंगा। आइए घर चलते हैं, वहीं बैठकर बातचीत करते हैं और आपकी ज़रूरत समझकर कोई झूठ भी आपको बता दूंगा। जैसी ज़रूरत होगी वैसी मैं एक झूठ भी बता दूंगा आपको। गोनू झा अपने साथ युवराज को लेकर अपने घर आ गए। पत्नी को आवाज़ देकर युवराज के लिए मिठाई और लस्सी मंगवाई। जलपान से निवृत्त होकर युवराज ने फिर गोनू झा से कहा, पंडित जी, शाम ढल रही है। महल में मेरे न होने से वहाँ सभी चिंतित होंगे। कृपया मुझे कोई झूठ सुना दें। कृपया मुझे कोई झूठ सुना दें, ऐसा झूठ जिससे बड़ा झूठ कोई दूसरा मुझे नहीं सुना सके। ऐसा झूठ
जिससे बड़ा झूठ मुझे दूसरा कोई नहीं सुना सके। गोनू झा ने कहा, युवराज, पहले आप मुझे बताएं कि आप ऐसा झूठ क्यों सुनना चाहते हैं। मुझे पूरी बात बताइए, तभी मैं आपकी कोई सहायता कर सकूंगा। आप पहले मुझे ये बताइए। युवराज ने गोनू झा को बताना शुरू किया। अब देखिए क्या बताते हैं युवराज। पंडित जी, आज सुबह मैं दीवान और नगर सेठ के पुत्रों के साथ बाजार गया था। वे दोनों मेरे मित्र हैं और सहपाठी भी। हम तीनों बाजार में मटरगश्ती, क्या पढ़ेंगे, मटरगश्ती माने मस्ती करने, घूमने करते हुए इधर उधर की बातचीत कर रहे थे। इधर उधर की बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर में ही बातें झूठ पर टिक गई। सभी तरह तरह की झूठी गप्पे हाँकते और हंसते। इसी तरह बात बात में हम तीनों बहुत जोश में आ गए और हम में बाजी लग गई कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। इतना कहकर युवराज चुप हो गए। इतना कहकर युवराज चुप हो गए। युवराज की मुख मुद्रा देखकर गोनू झा को यह बात समझ में आ गई कि बात यहीं खत्म नहीं हुई है। उन्होंने युवराज से कहा, युवराज, आप चुप हो गए, आगे क्या हुआ बताइए, नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। आगे क्या हुआ ये बताइए। युवराज ने झिझकते हुए कहना शुरू किया, पंडित जी, इसके बाद दीवान पुत्र ने सबसे पहले झूठ सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज से 100 साल पहले मेरे परदादा यहाँ के राजा थे। उसने कहा कि आज से 100 साल पहले मेरे जो परदादा थे वो यहाँ के राजा थे और आज जो मिथिला नरेश हैं उनके परदादा बहुत गरीब थे, निर्धन। इधर उधर टहल टिकोला करते उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन वे मेरे परदादा के पास आए, जिससे कि राजकोष से उनकी परवरिश के लिए एक निश्चित रकम वेतन के रूप में मिल सके, जिससे कि राजकोष से उनके परवरिश के लिए एक वेतन मिल सके। मेरे परदादा को उन पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें हुक्का भरने के काम पर अपनी निजी चाकरी के लिए रख लिया। अपनी निजी चाकरी के लिए रख लिया। युवराज ने आगे बताया, क्या कहूँ पंडित जी, उसकी गप सुनते ही मेरी मति मारी गई और मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में बोल पड़ा झूठ। झूठ, बिल्कुल झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिथिला नरेश का वंश वृक्ष, मतलब वह दस्तावेज जिसमें वंश का उल्लेख रहता है कि वर्तमान नरेश के पिता कौन थे, उनके पिता के पिता, पितामह के पिता, परम पिता, पितामह के पिता, माने पर पितामह के पिता, वृद्ध पर पितामह के पिता, माने पूरे कुल खानदान की उनकी पूरे कुंडली रहती है। यानी सुदूर अतीत से लेकर वर्तमान तक का पूर्वजीय ब्यौरा, ठीक है, जिसको बोला जाता है वंश, राजमहल में उपलब्ध हैं। चाहो तो देख लो। मेरा ऐसा कहना था कि दीवान के बेटे ने तपाक से कहा, मैंने कब कहा कि मैं सच कह रहा हूँ? मैं कब कहा कि मैं सच कह रहा हूँ? अरे यार, बात तो झूठ की थी। लो, मैंने सुना दी सबसे बड़ी झूठ। अब निकालो 100 स्वर्ण मुद्राएं। और चूँकि मैं शर्त हार गया था
इसलिए मैंने दीवान पुत्र को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। मैं शर्त हार गया था। गोनू झा पूरी तन्मयता से युवराज की बातें सुन रहे थे। उन्होंने युवराज की ओर देखते हुए पूछा, फिर क्या हुआ युवराज? फिर क्या हुआ युवराज? युवराज ने फिर कहना शुरू किया, पंडित जी। इसके बाद नगर सेठ के पुत्र ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है, राज्य में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। एक बार की बात है, राज्य में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। सारे खेत खलिहान डूब गए थे। गांव के लोग जीवन रक्षा के लिए पलायन कर गए। यही हाल नगर का था। नगरवासी भी बाढ़ की विनाशशीला से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर आ चुके थे। ठीक है, वो भी झूठ बोलना शुरू किया है। नगर में केवल मेरा परिवार बचा रहा, मतलब रह गया था, या फिर महाराज का। चूँकि मेरा परिवार व्यापार से धन अर्जन करता है, इसलिए हमारे पास अनाज का अकूत भंडार था, जो हमारे भवन के सबसे ऊपरी तल्ले पर रखा गया था कि यदि बाढ़ का पानी हमारे भवन में प्रवेश करे तो अनाज को कोई क्षति न पहुँचे, अनाज को कोई भी क्षति न पहुँचे। बाढ़ के कारण राजभवन के छोटे कर्मचारी और खिदमतगार भाग चुके थे। एक दिन बाढ़ का पानी राजभवन में घुस ही गया और देखते देखते राजभवन का अन्न भंडार पानी में डूब गया। राजभवन का अन्न भंडार पानी में डूब गया। इसके बाद राजभवन के लोग भूख से बिलबिलाने लगे। तब महाराज स्वयं मेरे पिता के पास आए और अपना अंग वस्त्रम उनके सामने फैलाकर विनती की कि सेठ जी, दया करके हमारे महल में कुछ अनाज की बोरियां भिजवा दीजिए। देखिए वो झूठ कैसे बोल रहा है। भगवान आपको मदद करेगा। ठीक वैसे ही बोल रहे थे महाराज, जैसे भिखमंगे भीख मांगने के लिए बोलते हैं, गुहार लगाते हैं। बस पंडित जी, इतना सुनते ही मुझे क्रोध आ गया और मैं नगर सेठ के बेटे पर टूट पड़ा। उसका गला दबाते हुए मैं चीखने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें महाराज के प्रति ऐसा झूठ बकवास करते हुए? तुम्हारे पिता जैसे 1000 व्यापारी मिलकर भी मिथिला नरेश की संपदा की बराबरी नहीं कर सकते। इसके बाद पंडित जी, नगर सेठ के पुत्र ने विनम्रतापूर्वक अपना गला छुड़ाते हुए कहा, क्रोधित न हो युवराज, बात तो झूठ कहने की थी। मुझे खुशी है कि मैंने आपको सबसे बड़ा झूठ सुना दिया। अब आप अंटी ढीला करें, यानी आप पैसा दें, स्वर्ण मुद्राएं दें जो तय हुई है। आप शर्त हार गए, इसलिए निकालिए 100 स्वर्ण मुद्राएं। युवराज ने कहा और लंबी सांस ली। फिर गोनू झा की ओर देखकर कहा, बस पंडित जी, शर्त के अनुसार मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और उन्हें यह कहकर वापस आ गया कि शाम होने क्यों है, मैं अपनी तरफ से झूठ कल सुनाऊंगा। इसके बाद पंडित जी, मैं आपको खोजता हुआ तालाब के पास पहुंच गया। मैं मुश्किल में हूं पंडित जी, क्योंकि वे 200 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष की है। यदि उन्हें कोषागार में नहीं डाला गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह पाऊंगा। मैं राजकोष से उन लोगों को दे दिया है।
पंडित जी, बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इतना कहकर युवराज सिसकने लगे। गोनू झा अपने स्थान से उठे और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, शांत हो जाएं युवराज, अभी आप घर जाएं, विश्राम करें। कल मैं आपके साथ वेश बदल कर चलूँगा और मैं झूठ सुनाऊँगा उन्हें। आपके 200 स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पर उनसे 400 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाऊंगा। आप चिंता न करें। हाँ, कल जब मैं आपके साथ चलूं तो आप अपने मित्रों से मेरा परिचय यह कहते हुए कराएं कि ये मेरे मामा हैं। ये कौन है? मेरे मामा हैं। यह सब कहते हुए आप बिल्कुल नहीं घबराएं, बाकी मैं संभाल लूँगा। युवराज आश्वस्त होकर गोनू झा के घर से राजमहल वापस लौट गए। दूसरे दिन गोनू झा के साथ युवराज बाजार पहुंचा। थोड़ी ही देर में दीवान का पुत्र और नगर सेठ का पुत्र भी वहां पहुंच गए। दोनों मन ही मन प्रसन्न थे कि कल तो युवराज से 100 स्वर्ण मुद्राएं दोनों ने जीत ली थी। शायद आज भी कुछ लक्ष्मी कृपा हो जाए। युवराज अपने मित्रों के साथ बाजार के मध्य में बने चबूतरे तक आया, जहां बाजार में आए लोग आवश्यकता पड़ने पर विश्राम करते थे। इसके बाद उसने अपने मित्रों का परिचय अपने मामा बने गोनू झा से कराया। युवराज के मित्र उतावले हो रहे थे कि युवराज सफल नहीं होगा और उन्हें फिर 100-200 स्वर्ण मुद्राएं बिठाए हाथ लग जाएंगी। इसलिए बिना मामा पर उसके ध्यान नहीं दिए और दोनों ने युवराज से कहा, युवराज अब सुनाओ सबसे बड़ा झूठ। युवराज ने अपने मित्रों से कहा, क्यों ना हम इस झूठ प्रतियोगिता में मामा जी को भी शामिल कर लें। ऐसा युवराज ने कहा उन दोनों के सामने। दीवान पुत्र और नगर सेठ के पुत्र ने गोनू झा पर दृष्टि डाली। गोनू झा ने अपना वेश बिल्कुल गंवारों की तरह बना रखा था। दोनों ने गोनू झा को देखकर सोचा, यह तो निपट गंवार लग रहा है, यह भला क्या झूठ सुनाएगा। शामिल होने दो, इसकी गांठ से भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। फिर दोनों ने लगभग एक साथ कहा, कोई बात नहीं युवराज, इन्हें भी शामिल कर लो, मगर शर्त इन्हें बता दो कि सबसे बड़ा झूठ यदि ये नहीं बोल पाए तो इन्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं देने पड़ेंगी। इसके बाद देखिए क्या होता है। युवराज ने चौंक कर पूछा, 200 स्वर्ण मुद्राएं? क्यों? कल तो शर्त 100 स्वर्ण मुद्राओं पर ही लगी थी। युवराज के दोनों मित्र मुस्कुराए और बोले, कल की बात कल गई, आज तो यही शर्त लगेगी। युवराज कुछ कहता कि उससे पहले युवराज के मामा बने गोनू झा ने कहा, मुझे आप लोगों की शर्त मंजूर है। अब आप लोग बताएं पहले कौन झूठ सुनाएगा। युवराज को भरोसा हो चुका था कि अब कमान गोनू झा के हाथों में आ चुकी है, इसलिए युवराज चुप रहा।
इसके दोनों मित्र बोल पड़े, लगभग एक साथ ही, आप युवराज के मामा हैं तो हमारे लिए भी आप मामा ही हैं। आप ही पहले सुनाएं, आप ही पहले झूठ सुनाएं। झूठ, लेकिन याद रहे झूठ ऐसा हो जिसका तोड़ न हो, वरना आप याद रखें 200 स्वर्ण मुद्राएं। झूठ ऐसा हो जिसका कोई तोड़ न हो। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही गोनू झा ने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उनके सामने थैली खोलते हुए उन्हें दिखाया। यह देखिए 1,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, मतलब 1,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। थैली में मैं तो ठारा गंवार आदमी, थैली मैं युवराज को थमा देता हूँ। यदि मैं झूठ न सुना सकूँ तब युवराज तत्काल आप दोनों को 200 स्वर्ण मुद्राएं इस थैली से निकाल कर दे देंगे, ठीक है न? ऐसे बोले। दोनों मित्र प्रसन्न हो गए और स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और बोले ठीक है। स्वीकृति में अपना सिर हिलाए और बोले ठीक है। गोनू झा ने कहना शुरू किया, मेरे दादा के पास एक घोड़ा था, 10 गज ऊंचा घोड़ा। मेरे दादा के गांव में एकमात्र ऐसी जगह थी जहां यह घोड़ा बांधा जा सकता था। इतना कहने पर गोनू झा चुप हो गए। तब दोनों मित्रों ने उत्सुकता दिखाई और पूछा, कौन सी जगह थी वह? कौन सी जगह थी वह? वह जगह थी गांव के 300 साल पुराने वट वृक्ष की छतदार डालियों के नीचे, क्योंकि हमारे इलाके में आम घरों की ऊंचाई तो गज होती थी और पेड़ आदि भी बहुत हुए तो 3-4 गज ऊंचे बस। और घोड़ा 10 गज का। और घोड़ा कितने गज का? 10 गज का। किस्सा गोई में माहिर गोनू झा अपने चेहरे के हाव भाव के साथ अपने कहने के अंदाज में भी उतार चढ़ाव लाते थे, जिसके कारण सभी मुग्ध भाव से उनकी कहानी सुन रहे थे। कुछ दिनों में ही घोड़े के शरीर पर एक वट वृक्ष पैदा हो गया। घोड़े की पीठ पर उगे वट वृक्ष की डालें 3-4 मील तक आकाश में फैल गई। मेरे दादाजी ने उन डालों पर बांस की चचड़ी बनवाई। मजबूत चचड़ी पर 10 फीट मिट्टी डलवा दी। इस तरह दादाजी ने घोड़े की पीठ पर उगे वट वृक्ष को, घोड़े के पीठ पर जो वट वृक्ष उगे थे, 3 मील लंबे और 3 मील चौड़े समतल भूतल के रूप में बदल लिया और वे उस पर खेती करने लगे। सिंचाई की आकाशीय व्यवस्था थी, मतलब कि जहाँ कहीं भी पानी बरसता दादाजी घोड़े को वहाँ ले जाते। घोड़े के साथ साथ खेत भी वर्षा वाले स्थान पर पहुँच जाता और खेत में लगी फसलों की सिंचाई हो जाती, और खेत में जो फसल लगे थे उसकी सिंचाई हो जाती। इतना कहकर गोनू झा चुप हो गए और सुरती निकालकर अपनी हथेली पर अंगूठे से रगड़ने लगे। सभी युवक उनकी इस अजीबोगरीब कहानी दिलचस्पी से सुन रहे थे। उन्हें चुप देखकर वे पूछने लगे, फिर क्या हुआ मामा जी? गोनू झा ने सुरती अपने होठों में दबाते हुए कहा, एक बार दादाजी के राज्य में भयानक सूखा पड़ा। खेत में बीज ठरप गए, दूर दूर तक हरियाली झुलस गई, पेड़ ठूंठ बन गए, लोग त्राही त्राही करने लगे। लेकिन घोड़े की पीठ पर उगे वट वृक्ष पर बने खेत की
फसलें लहलहा रही थी। फसलें क्या हो रही थी? लहलहा रही थी। उसके बाद देखिए, जहाँ कहीं भी बरसात होती दादाजी घोड़े की पीठ पर सवार होकर घोड़े को वहाँ ले जाते। सारे राज्य में अनाज भंडार रिक्त हो गए, लेकिन हमारे दादाजी का अनाज भंडार अनाज से ठसाठस भरा हुआ था। अनाज भंडार जो था अनाज से ठसाठस भरा हुआ था। सूखे के कारण जो तबाही पैदा हुई थी उससे नगर सेठ के दादा और दीवान जी के दादा भी प्रभावित हुए थे। एक दिन वे दोनों मेरे दादाजी के पास आकर रोने लगे और बताने लगे कि उनका परिवार अनाज के अभाव में भूखों मर रहा है। उनका परिवार जो है अनाज के अभाव में भूखों मर रहा है। उनका रुदन सुनकर मेरे दादाजी को दया आ गई और उन्होंने दीवान के दादा को 1000 मन गेहूँ, 1000 मन चावल और 500 मन दाल देकर उसका कागज बनवा लिया कि जब उनके पास इतना अनाज हो जाएगा तब वे मेरे दादाजी को यह अनाज वापस कर देंगे। दादाजी को वे अनाज वापस कर देंगे। मेरे दादाजी ने नगर सेठ के दादाजी को भी इतना ही अनाज दिया और उसके दस्तावेज बनाकर उनसे अंगूठे का निशान लगवा लिया। दस्तावेज बनाकर अंगूठे का निशान लगवा लिया कि जब उन्हें उनका अनाज वापस मिल जाएगा तब वे दस्तावेज नष्ट कर देंगे। जब उनका अनाज वापस मिल जाएगा तो दस्तावेज नष्ट कर देंगे। तब से हमारी 2 पीढ़ी गुजर गई और अब वह दस्तावेज मेरे पास आया है। नगर सेठ और दीवान ने अब तक हमारे दादाजी का अनाज वापस नहीं किया है। हमारे दादाजी का अनाज वापस नहीं किया है। दीवान और नगर सेठ के पुत्रों ने जब गोनू झा की कथा सुनी तो वे युवराज की तरफ देखते हुए बोले, कसम से यह आदमी झूठा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। भला 10 गज का भी घोड़ा हो सकता है, भला 10 गज का भी घोड़ा हो सकता है। कपोल कल्पित बातें कहकर तुम्हारे मामा हमारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हारे मामा हमारे अपमान कर रहे हैं। गोनू झा हंस पड़े। यदि मेरी बातें झूठ हैं तो निकालो 200 स्वर्ण मुद्राएं, नहीं तो मैं निकालता हूँ तुम्हारे दादाजी के दस्तावेज, नहीं तो मैं निकालता हूँ तुम्हारे दादाजी के दस्तावेज। दोनों झेप गए। वे शर्त हार चुके थे। 200 स्वर्ण मुद्राएं देना उनके वश की बात नहीं थी, इसलिए दोनों ही युवराज के सामने गिड़गिड़ाने लगे। युवराज का दिल भी अपने मित्रों की बेबसी पर पिघल गया और उसने गोनू झा के से कहा, जाने दीजिए मामा जी, जाने दीजिए मामा जी। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाने तो दूंगा युवराज, यदि ये दोनों आपकी स्वर्ण मुद्राएं लौटा दें और यह संकल्प लें कि भविष्य में इस तरह की शर्तें वे किसी के साथ भी नहीं लगाएंगे। तब भविष्य में ऐसी शर्तें किसी के साथ नहीं लगाएंगे। तब नगर सेठ और दीवान के पुत्र ने युवराज से जीती गई रकम युवराज को लौटा दी और गोनू झा के सामने हाथ जोड़कर बोले, मामा जी, अब कभी हम इस तरह की शर्तें नहीं लगाएंगे, हमें क्षमा करें। हम आपको वचन देते हैं कि भविष्य में धन प्राप्ति के लिए उचित मार्ग ही तलाशेंगे, भविष्य में धन प्राप्ति के लिए उचित मार्ग ही तलाशेंगे। इसके लिए शर्त लगाने या जुआ खेलने की कल्पना भी नहीं करेंगे, शर्त लगाने या जुआ खेलने की कल्पना भी नहीं करेंगे। उनकी बात सुनकर गोनू झा खुश हुए और तीनों युवकों को मिठाई की दुकान में ले जाकर अपनी ओर से जी भरकर मिठाई खिलाई और खुद भी जी भर के मिठाइयाँ खाई। फिर
वे लोग अपने घर वापस आ गए। फिर वे लोग अपने घर वापस आ गए। दोस्तों ये बहुत बड़ी कहानी थी। मैं इस कहानी में आपको फ्लुएंटली एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करके मैं सिखाया हूँ, और आप यदि इस कहानी को सुने होंगे तो बहुत मज़ा भी आया होगा। दोस्तों यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास में पेंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।